और आप नाज़रीन, आप वॉइस टीवी उर्दू देख रहे हैं और वॉइस टीवी उर्दू की नशरियात ग्राउंड रिपोर्ट लेकर मैं आपका मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, सबसे पहले वॉइस टीवी उर्दू की पूरी टीम की तरफ से आप सबको ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। नाज़रीन, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे बड़ी खबर आ रही है अवामी इंजीनियर रशीद की पार्टी के हवाले से, अवामी इत्तेहाद पार्टी के हवाले से, क्योंकि आज दिल्ली के अंदर एनआईए कोर्ट में समाअत होने जा रही थी, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग केस चल रहा है इंजीनियर रशीद पर, जिसके हवाले से वो अभी मुकीद है। इस हवाले से आज केस की समाअत 4 बजे फैसला आना था, पर कई मीडिया हलकों ने खबर की है कि उनकी जो बेल एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हुई है। पर जो जराए से हमें खबर मिल रही है कि अभी फैसला महफूज रखा गया है, अभी कोई फैसला इस हवाले से कोर्ट की तरफ से सामने नहीं आ रहा है। हालांकि गालिबन कई जो मीडिया हलके हैं उन्होंने इस खबर की तस्दीक की है कि जो बेल एप्लीकेशन डाली गई थी इंजीनियर रशीद के हवाले से वो रिजेक्ट हुई है। पर कई जो लीडरान हैं उनके या जो जराए हैं वो कह रहे हैं कि अभी फैसला महफूज रखा गया है। हम कोशिश करेंगे अवामी इत्तेहाद पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन है फिरदौस बाबा, उनके साथ हम राब्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे जानना चाहेंगे क्या एनआईए कोर्ट ने कोई फैसला इस हवाले से जो है दिया है बेल एप्लीकेशन को लेकर, क्योंकि इंजीनियर रशीद जो है वो शुमाली कश्मीर के मेंबर पार्लियामेंट हैं और अब उनको पार्लियामेंट के अंदर जाना है और हलफ बर्दारी में हिस्सा लेना है। एनआईए कोर्ट ने पहले भी जो बेल एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट की थी और अब जो आज समाअत होने जा रही थी उस हवाले से क्या कुछ जो फैसला सामने आया है कोर्ट की तरफ से, इस पे हम बात करेंगे। और अवामी इत्तेहाद पार्टी के स्पोक्स पर्सन फिरदौस अहमद बाबा हमारे साथ फोन लाइन पे है। फिरदौस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। कई मीडिया हलकों ने खबर की है कि जो बेल एप्लीकेशन पे आज फैसला आना था कोर्ट की तरफ से, एनआईए कोर्ट की तरफ से, वो रिजेक्ट कर दी गई है वो बेल एप्लीकेशन। तो क्या कुछ, क्योंकि आप दिल्ली के अंदर है, क्या कुछ अभी है, क्या कोई फैसला सामने आया है या अभी इस फैसला महफूज ही रखा गया है? अभी जो ऑनरेबल कोर्ट है, कोर्ट की तरफ से ऐसा कोई डिसीजन नहीं आया है कि वेदर हमारी बेल एक्सेप्ट हो गई है या रिजेक्ट हो गई है। ये जो जराया ये खबर देते हैं कि इंजीनियर रशीद की बेल रिजेक्ट हो गई है। मुझे नहीं पता कि उनके सोर्सेज क्या हैं और ये लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये कैसे खुद ही अदलिया बन जाते हैं, मुझे उस बारे में कोई जानकारी नहीं है। जैसा मेरी इंफॉर्मेशन का ताल्लुक है जहाँ तक, वो ये है कि अभी डिसीजन आउट नहीं हुआ है। तो जब भी होगा तो हम बिल्कुल जो अपने ज़राए अबलाग हैं उनके साथ शेयर करेंगे। और फिरदौस साहब, ये भी बताइए कि 4 बजे फैसला आना था, तो इतनी देरी क्यों, क्या कोई खास वजह? ये तो ऑनरेबल कोर्ट ही बता सकता है। वी बिलीव इन जुडिशरी, हमें पूरा यकीन है जो अदलिया है उस पर, ये उनकी डिस्क्रिप्शन है, ये टाइम ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल, इन्होंने 4 बजे का टाइम दिया था तो एनआईए ने भी अपने एतराजात इसमें सबमिट किए थे। मुझे नहीं लगता कि अब इतना टाइम लगना चाहिए। हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि डिसीजन आएगा और वो बहुत जल्दी आएगा और आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा, ये भी बताइए फिरदौस साहब, अगर फैसला आपके हक में नहीं आया है, जिस तरह मीडिया जो हाउसेज है वो खबर कर रहे हैं कि रिजेक्ट हुई है, अगर ऐसा कोई फैसला आया है तो नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा पार्टी की तरफ से? क्या इसके लिए कोई लाहेमल बनाया गया है, कोई तैयारियां की गई है? बिल्कुल, इसमें ऑप्शन हैं। हम अगर ये इस कोर्ट में रिजेक्ट होता है तो हम हायर कोर्ट में अप्लाई करेंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा रीजन है, कोई सॉलिड रीजन की जिससे आप रिजेक्ट कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता। और हमें पूरी उम्मीद है कि इसी कोर्ट में हमारा मसला हल होगा और हमारी बेल जो है उसके लिए वो मिल जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस साहब बात करने के लिए। फिरदौस बाबा जो कि अवामी इत्तेहाद पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, तर्जुमान है, वो बराह रास्त फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने कहा कि अभी कोर्ट की तरफ से, एनआईए कोर्ट की तरफ से कोई फैसला सामने नहीं लाया गया है। हालांकि 4 बजे फैसला आना था पर देरी लगी है, पर वो कह रहे हैं कि ऑनरेबल कोर्ट ही जो है वो फैसला करेगा, पर अभी तक कोर्ट की तरफ से फैसला नहीं आया है। और गालिबन कई मीडिया हलकों ने या व्हाट्सएप ग्रुप्स पे खबर जो है वो चलाई जा रही है, इश्तिहार की जा रही है कि इंजीनियर रशीद की बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया है। फिलहाल अवामी इत्तेहाद पार्टी की तरफ से, उनके तर्जुमान की तरफ से इस बात की तरदीद कर दी गई है कि ऑनरेबल कोर्ट से कोई फैसला अभी तक सामने नहीं आया है इंजीनियर रशीद की बेल एप्लीकेशन को लेकर।
नाज़रीन, अब जरा बात करते हैं जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के हवाले से और सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से, क्योंकि अब कहीं ना कहीं इशारे मिल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाले महीनों के अंदर असम्बली इंतखाबात हो सकते हैं। और गालिबन जो कि ज़राए से भी खबरें मिल रही है कि सितंबर के महीने में जम्मू कश्मीर के अंदर असम्बली इंतखाबात हो सकते हैं। हालांकि जो पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज जो इससे पहले चला रहे थे और लोगों को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश कर रहे थे, और जो रिजल्ट लोकसभा के आए उसके बाद पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम जो है वो पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से देखने को नहीं मिल रहा है। खामोशी जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर है फिलहाल। पर इलेक्शन कमीशन के साथ साथ जो मौजूदा सरकार है उनकी तरफ से भी इशारे मिल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर असम्बली इंतखाबात जल्द से जल्द होंगे। इस हवाले से बीजेपी की बात करें तो मरकजी वजीर जो बीजेपी के अंदर है उनको जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन जो इंचार्ज के तौर पर जो है मुकर्रर किया गया है। और वजीर दाखिला अमित शाह, बीजेपी सदर जेपी नड्डा और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बीएल संतोष जो है वो 21 जून के बाद पार्टी इलेक्शन के हवाले से, जम्मू कश्मीर के मौजूदा सूरत हाल के हवाले से और सियासी मामलात को लेकर जो है तबादला ख्याल कर सकते हैं। और इस हवाले से जम्मू कश्मीर के 5 जो बड़े चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो दिल्ली जाएंगे और वहां पे वो इन लीडरान के साथ, वजीर दाखिला के साथ, इसके साथ साथ बीजेपी के सदर के साथ मुलाकात होंगे और तबादला ख्याल होगा। और गालिबन बताया जा रहा है कि ज़्यादातर जो फोकस है वो असम्बली इंतखाबात को लेकर है। इस मामले पर हम बात करेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान है, सीनियर लीडर अभिजीत जसरोटिया जो है वो हमारे साथ जुड़े हैं, बराह रास्त हमारे साथ जुड़े हैं। उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या ये मीटिंग जो है ये इंतखाबात को लेकर है। अभिजीत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वॉइस टीवी उर्दू में अपना वक्त देने के लिए, बात करने के लिए। 21 तारीख के बाद बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो जम्मू कश्मीर के 5 बड़े चेहरे हैं, 5 बड़े लीडर हैं, वो दिल्ली जा रहे हैं और वजीर दाखिला के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के जो सदर है जेपी नड्डा से मुलाकात होंगे। और बताया जा रहा है कि गालिबन ये जो मीटिंग है ये जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात को लेकर जो है वहां पे बात होगी। इसके साथ साथ जो मौजूदा सूरत हाल है जम्मू कश्मीर के अंदर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या वाकई में इस तरह की मीटिंग होने जा रही है और क्या यही फैसला आएगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर असम्बली इंतखाबात जल्द से जल्द होंगे? आवाज नहीं आ रही है अभिजीत जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी शायद म्यूट का। जी दोबारा से हम कोशिश करेंगे अभिजीत जसरोटिया के साथ राब्ता कायम करने के लिए। और जम्मू कश्मीर के हवाले से दिल्ली के अंदर 21 जून के बाद एक जो है मीटिंग बुलाई गई है जिसमें जम्मू कश्मीर बीजेपी यूनिट से वाबस्ता कई लीडरान जो हैं वो शामिल रहेंगे। और इस मीटिंग के हवाले से बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात को लेकर बात होगी। और जो ज़राए से खबरें भी मिल रही हैं कि सितंबर के महीने में जम्मू कश्मीर के अंदर असम्बली इंतखाबात हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल को लेकर इस मीटिंग के अंदर तबादला ख्याल होगा। और साथ ही जो जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की के हवाले से बात होगी कि किस तरह लोगों तक आउटरीच प्रोग्राम चलाया जाएगा, किस तरह लोगों को अपनी तरफ माइल किया जाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो बताया जा रहा है कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर अब अपने जो कैंडिडेट्स वो उतारेगी मैदान में। पूरे जम्मू कश्मीर के जो असेंबली सेगमेंट्स हैं वहाँ पे जो है अपने कैंडिडेट्स को उतारने का प्रोग्राम बनाया है जो भारतीय जनता पार्टी ने। तो इस हवाले से एक अहम इजलास जो है वो 21 जून के बाद मुतवक्का है दिल्ली के अंदर। वजीर दाखिला की और भारतीय जनता पार्टी की जो सदर है उनकी सदारत में ये जो मीटिंग है ये दिल्ली के अंदर बुलाई जा रही है। अभिजीत जसरोटिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो हम उनसे जो है इस हवाले से बात करेंगे कि क्या इस इजलास के अंदर क्या कुछ होगा, क्या फोकस सिर्फ असेंबली इलेक्शन है या और भी कोई मामला है, और भी मामलात है जिस पे बात होनी है। अभिजीत जी आवाज आ रही है आपको? जी आपको आवाज आ रही है? अभिजीत जी आपको आवाज आ रही है? जी मुझे तो आ रही है, आपको आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल आ रही है अब आवाज। बताइए कि मीटिंग होने जा रही है अब दिल्ली के अंदर वजीर दाखिला और भारतीय जनता पार्टी के सदर जेपी नड्डा की सदारत में, क्या कुछ फोकस रहेगा? बताया जा रहा है कि असेंबली इंतखाबात गालिबन फोकस है इस मीटिंग के अंदर।
देखिए, ओवरऑल ही सारी सिचुएशन को लेकर जम्मू कश्मीर के संदर्भ में, क्योंकि एक चीज है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जब जम्मू कश्मीर के लोगों को नए जम्मू कश्मीर का जो वादा किया गया था और वो डिलीवर भी किया गया, और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, खासकर जम्मू कश्मीर को लेकर बिल्कुल संजीदा है। इसी के कारण अगर आप देखें तो पहले से काफी हद तक जो है हालात अब जो है पहले से सामान्य हो चुके हैं। जो अभी कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं, बड़े अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स है, लेकिन उनके ऊपर भी जिस तरह से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी यहाँ पर बात की थी, उसके बाद माननीय गृह मंत्री जी ने, उसके बाद अजीत डोभाल जी ने, सभी ने इस चीज को लेकर, क्योंकि काफी संजीदा है कि जिस तरह से हालात यहाँ पर ठीक हुए हैं, तो ऐसा अमन सुकून शांति जो है बरकरार रहनी चाहिए। क्योंकि जो दुर्भाग्य ये है कि हमारा एक ऐसा नापाक मुल्क हमसाया है जो हमेशा कोशिश करता रहता है कि जिस तरह, और खासकर उसकी जो फ्रस्ट्रेशन 5 अगस्त 2019 के बाद और पिछले इंतखाबात के बाद, जो 40 साल के बाद, 30 साल के बाद रिकॉर्ड तोड़ पोलिंग हुई है, जो लोगों ने जमहूरियत को अमली जामा पहनाया है, जिस तरह से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, इससे फ्रस्ट्रेशन है। उस मुल्क के अंदर भी फ्रस्ट्रेशन है। तो मुझे लगता है इन सबको देखते हुए जो चीज हो सकती है पार्टी से, और हम तो वो पार्टी हैं जो हमेशा 24/7 जो है लोगों के बीच में, लोगों के कार्य करते हुए हम वहां पर रहते हैं। तो इसी के संदर्भ में मीटिंग्स कॉल की जाती हैं। बाकी तो जो अगर डिसीजन होगा पार्टी का आपके सामने होगा। और जहां तक सबसे बड़ी बात रही इंतखाबात की, ये जो डिसीजन है ये बड़े हद तक जो होता आपके सामने ही है। पहले भी कहा गया था कि इंतखाबात बहुत जल्दी होंगे। के अंदर पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन की कॉल रहती है, सिक्योरिटी एजेंसीज की कॉल रहती है, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इंतखाबात भी हो जाएंगे। नहीं, सिक्योरिटी एजेंसीज की तो कॉल है और इलेक्शन कमीशन तैयार है। क्या भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है? क्योंकि जब हम लोकसभा की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी जम्मू के अंदर तो कैंडिडेट्स खड़े किए हैं और वो जीत कर भी आए हैं, पर कश्मीर सूबे के अंदर कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया है और दूसरी जो पार्टियां हैं उनको सपोर्ट किया है। क्या यहाँ पे कैंडिडेट्स की कमी थी भारतीय जनता पार्टी के लिए, या कोई और प्लान था जिसकी वजह से आप लोगों ने दूसरी जमातों का साथ दिया? देखिए, सबसे बड़ी बात, अगर आपको याद होगा, जो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी है, वो कहा करते थे कि पार्टियां बनती बिगड़ती रहती हैं, सरकारें आती जाती रहती हैं, देश रहना चाहिए, वतन रहना चाहिए। तो वतन के हित में, देश के हित में, अमन सुकून के हित में जो चीज ठीक लगी वो की गई। और मुझे लगता है काफी हद तक अगर आप देखें तो पुरानी कोई भी जो ट्रेडिशनल और डायनेस्टिकल लीडर था, उनमें से कोई भी कामयाब नहीं हुआ। जहां पर अगर उमर साहब भी हार गए और महबूबा मुफ्ती साहिबा भी हार गई, तो कहीं ना कहीं ये चीज तो होती है आपके सामने कि जो लोगों ने, खासकर जमहूरियत को जब अमली जामा पहनाया गया था और लोगों ने जो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए, यहां से पता लग गया कि जिन ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज की बात थी, उनसे कहीं ना कहीं लोगों ने जो है थोड़ा सा किनारा कशी करना शुरू कर दी। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, हमारे लिए सत्ता पाना, कुर्सी पाना या सरकार बनाना ही ये महत्व नहीं रहता। हमारे लिए रहता है कि सबसे पहले एक आम इंसान की जो जिंदगी है वो महफूज रहनी चाहिए। कम से कम ये गारंटी होनी चाहिए कि किसी का पति, पिता, वालिद, खाविंद, किसी का भी अगर कोई घर से बाहर निकलता है तो सेफ अपने घर पे वापस पहुंचे। तो इसके अंदर मुझे लगता है काफी हद तक जो डिसीजन रहा वो ठीक भी रहा, और बड़े नए नए लोग जो है उभर कर सामने आए हैं, नए लीडर्स उभर कर सामने आए हैं, और कश्मीर एक वो अमन सुकून और तरक्की की राह पर चल पड़ा हुआ है। यही तो प्रायोरिटी थी हमारे लिए। सत्ता पाना तो उन पार्टियों के लिए रहता होगा जो पार्टियां कहीं ना कहीं, अगर जो कहते हैं चुनावी बटेर होते हैं, जो चुनाव के समय बाहर आ जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो आपको 24/7/365 लोगों की खिदमत करता नजर आएगा। तभी आपको याद होगा कोरोना काल में अगर सबसे ज्यादा शहादतें किसी ने दी थी तो हमारे कार्यकर्ता ने दी थी। तो नहीं, उमर अब्दुल्ला का या महबूबा मुफ्ती का हारना तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी बड़ा एंजॉय कर रही है, जिस तरह आप बार बार कह रहे हैं कि खानदानी राज को हम खत्म कर रहे हैं। और जो एक यहाँ पे नैरेटिव सेट किया गया था भारतीय जनता पार्टी की कि अब खानदानी सियासत शायद जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं चलेगी, तो ये आप बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं। पर क्या असेंबली इंतखाबात में दूसरी पार्टियों को साथ लेके चलना है, या पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर अपने कैंडिडेट्स खड़े करने हैं भारतीय जनता पार्टी को? हम तो पूरे हिंदुस्तान को साथ लेकर चलते हैं जी। अब एनडीए देखिए, एनडीए के अंदर भी सभी लोग हमारे साथ हैं। और रही बात, आप जिन दो लीडर्स के नाम ले रहे हो, उनमें उमर साहब को तो सबसे पहले विदेश मंत्रालय, खैर उससे पहले पापा ने विदेश दिखा दिया था 87 में लंदन के जहाज के अंदर, लेकिन उसके बाद तो हम ही ने दिखाया। महबूबा मुफ्ती साहिबा भी अगर यहाँ की मुख्यमंत्री बनी तो हमारे लिए तो सब कुछ ये रहता है कि सबका साथ सबका विकास, हम इसको लेकर आगे चलता है। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर होनी चाहिए कि देश सर्वप्रथम होना चाहिए, सबसे पहले वतन होना चाहिए, उसके बाद पार्टी, और लास्ट में अपना आप होना चाहिए। जो लोग इस राह पे चलते हैं वो हमारे साथ होते हैं, तो उसमें हमें कोई इतराज नहीं है। अलायंस के अंदर तो कितने सारे पार्टनर्स हमारे साथ है ही हैं। मिली जुली सरकार के अंदर जब लोग चलते हैं तो मुझे लगता है एक और नई चीज है जो लोगों के सामने आ रही है, और इसी को तो सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास कहा गया था, जिसको हमने अमली जामा पहना कर दिखाया गया है।
जो हमारी अब सरकार तीसरी बार बनी है। चलिए आखिर में ये बताइए कि आपने एनडीए का जिक्र किया कि पूरे मुल्क में एनडीए चल रहा है, तो क्या जम्मू कश्मीर में भी एनडीए जो है वो चलेगा क्या असेंबली इंतखाबात में? जो आपके साथी हैं, जो आपके साझेदार हैं, जो आपके दोस्त हैं, उनके साथ ही आगे बढ़ने का फैसला लिया गया है? देखिए, अगर आपको याद होगा, चाहे हमारा जब 2014 में भारी बहुमत से हमारी सरकार थी, 2019 में उससे बड़े बहुमत से सरकार थी, तब भी हम अपने घटक दल जो हमारे साथ थे एनडीए के अलायंस, हम सबको साथ लेकर चले थे। तो हमारा तो ये मानना है कि जम्मू कश्मीर में अभी एनडीए नहीं था, मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं। जम्मू कश्मीर के अंदर अभी तक एनडीए नहीं था। नहीं, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। जम्मू कश्मीर की भी बात है तो जम्मू कश्मीर भी हिंदुस्तान का हिस्सा है, और हिंदुस्तान के इलेक्शंस की बात कर रहा हूं जी। चुनावों के संदर्भ में भी जो हमारे साथ आना चाहता है, मोस्ट वेलकम। हमारे साथ तो हमारी सोच के लोग, और मैंने जो बार बार बात कही, जिसके लिए वतन सबसे ऊपर है, जिसके अंदर हुब्बे वतनी का जज्बा है, वो लोग हमारे सिर आंखों बाहर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत जी अपना वक्त देने के लिए। अभिजीत जसरोटिया भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान बात कर रहे थे, और बात हो रही थी दिल्ली के अंदर 21 जून के बाद मीटिंग बुलाई गई है, और जिसमें भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर यूनिट के जो सीनियर लीडरान हैं, 5 सीनियर लीडरान हैं, वो मीटिंग में शामिल रहेंगे। वजीर दाखिला अमित शाह, उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के सदर जेपी नड्डा की सदारत में मीटिंग है। और बताया जा रहा है कि मीटिंग में असेंबली इंतखाबात के साथ साथ जो मौजूदा सूरत हाल है जम्मू कश्मीर के अंदर, उस पर बात होगी। और गालिबन जो तैयारियां चल रही हैं इलेक्शन के हवाले से, जैसे तर्जुमान अभी भारतीय जनता पार्टी के बता रहे थे कि जो पूरी तरह फैसला तक गालिबन आ चुका है, इलेक्शन कमीशन ने क्लियर कर दिया है, बाकी एजेंसी ने, सिक्योरिटी एजेंसी ने क्लियर कर दिया है। अब तो इंतखाबात जम्मू कश्मीर के अंदर होंगे, उस हवाले से बात होगी। और क्या एनडीए को लेकर जो एनडीए दिल्ली के अंदर चल रहा है या पूरे मुल्क के अंदर चल रहा है, वो जम्मू कश्मीर में भी चलेगा? क्या एनडीए जो है वो मिलकर यहाँ पे इलेक्शन लड़ेगी? यहाँ अगर उस एनडीए की बात करें तो उतने जो सियासी जमातें हैं वो उसके साथ नहीं है, पर हालिया लोकसभा इंतखाबात में कुछ 2-3 जमातें जुड़ गई थी, क्या उनको साथ लेकर ही भारतीय जनता पार्टी इंतखाबात का हिस्सा बनेगी? ये वक्त ही फैसला करेगा। नाज़रीन, आज ईद उल अज़हा का दूसरा दिन है। लोग मशगूल है कुर्बानियों में। कुर्बानियों का गोश्त जो है वो रिश्तेदारों तक पहुंचा रहे हैं, और यही चहल पहल जो है 2 दिन से बाज़ारों के अंदर देखने को मिल रही है। बड़े जो बुज़ुर्ग हैं वो कुर्बानियों में तो मसरूफ़ है, पर जो बच्चे हैं वो खेल कूद में मसरूफ़ है। और मुख्तलिफ वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में जो हमने देखा कि बच्चे जो है वो एंजॉय कर रहे हैं ईद को। हालांकि 2 दिन से गर्मी भी है और गर्मी की शिद्दत में इजाफा भी हुआ है, पर उसके बावजूद भी जो ईद है उसको एंजॉय कर रहे हैं। चाहे जो दारा शिको पार्क बिजबारा की हो या ज़िला कुलगाम के कई इलाके हैं, वहाँ पे कुंडवासन का इलाका है, वहाँ पे जो ईद है बच्चों में काफ़ी ज़्यादा चहल पहल देखने को मिल रही है। बच्चे जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, और मुगल बागात में भी जो है आज काफ़ी रश जो है बच्चों का देखा गया है, और शाम देर गए ये ज़्यादा रश बढ़ रहा है, जहाँ पे बच्चे जो है वो एंजॉय कर रहे हैं और ईद की खुशियाँ मना रहे हैं। गहरा नो से चलिए, ईद की खुशियां बच्चे मना रहे हैं, पार्कों में रश देखा गया है, और जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कुर्बानियों में मसरूफ़ हैं। और ये ईद उल अज़हा का आज दूसरा दिन था जहां पे बाज़ारों के अंदर चहल पहल देखने को मिल रही है। नाज़रीन, अब आखिर में बात करेंगे नीट इम्तिहानात के हवाले से, क्योंकि कुछ नीट इम्तिहानात के अंदर कुछ ऐसी बात हुई है जिसके बाद जो बच्चे हैं जो शायद अपियर नहीं हो सके हैं वो कहीं ना कहीं नाराज़ हैं, क्योंकि ग्रेस मार्क्स इस साल जो बताया जा रहा है कि कई ऐसे जो तलबा व तलबात हैं उनको ग्रेस मार्क्स देके क्वालिफाई करवाया गया है इन इम्तहानात में। और ये मामला जो है अब सुप्रीम कोर्ट चला गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उनको बताया है कि अगर इसमें 0% भी कहीं कुछ लग रहा है कि कुछ हुआ है तो
बच्चों का एतमाद वापस लाने के लिए चाहिए सरकार को, या जो कंसर्न इदारा है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उनको चाहिए कि वो बच्चों का एतमाद बरकरार रखने के लिए कुछ अहम फैसले लें, और जो फैसले लेने होंगे वो बच्चों के हक में लेने होंगे, और एतमाद वापस लाना होगा, भरोसा वापस लाना होगा, क्योंकि एक बड़ा इम्तिहान है जिस इम्तिहान को पार करने के लिए बच्चे जो है वो सालों साल मेहनत करते हैं, कोचिंग सेंटर्स में रहते हैं, अपने घरों से दूर जाकर तालीम हासिल करते हैं, और इस इम्तिहान में बैठने के लिए, इसको क्वालिफाई करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं। अगर इस पे भी अब सवालिया निशान इस तरह के इम्तिहान पे भी पड़ेगा तो शायद बच्चों में, वो तलबा व तलबात में और वालिदैन में वो एतमाद अब इस एग्ज़ाम के हवाले से नहीं रहेगा। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने संजीदा नोटिस लिया है और कहा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को कि अगर इसमें ज़ीरो बराबर भी कहीं इसमें कोई लापरवाही हुई है तो वो लापरवाही को दूर किया जाए। और कई स्टूडेंट्स हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की बात कही है। फैसल रियाज से हम तफसीलात लेने की कोशिश करेंगे इस हवाले से, क्योंकि फैसल कई रोज से इस खबर को लेकर इस पे नज़र रखे हुए थे। फैसल, नीट इम्तिहानात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी अब बात की है और कहा कि अगर कहीं 0% भी इसमें लापरवाही हुई है तो बच्चों का एतमाद वापस लाने के लिए और इस इम्तिहान की, इस एग्ज़ाम का जो बड़प्पन है या इस इम्तिहान का जो नाम है, इसको बरकरार रखने के लिए कोई ना कोई फैसला लेना होगा और बच्चों का एतमाद वापस लाना होगा। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने आगाज में कहा कि जो ग्रेस मार्क्स का जो मसला था, जैसे यूजी नीट के जो इस साल के जो इम्तिहान के नताइज सामने आए थे, उसके बाद मुख्तलिफ ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनको जो ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, और ये भी इल्जाम उस टाइम उठाए गए थे या जो एलिगेशन स्टूडेंट्स की तरफ लगाए गए थे कि जो पेपर है वो लीक हो गया है, और उसके बाद ही काफी ज्यादा तशवीश जो है वो इन स्टूडेंट्स में पाए गए थे। और उसके बाद जैसे ये मसला ज्यादा बढ़ा तो बच्चे जो है सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट में बाज़ाब्ता तौर पर इसकी सुनवाई हुई, और जिस तरीके से आज भी बाज़ाब्ता तौर पर सुनवाई के बाद ये कहा गया है कि जो मरकज है या उसके साथ जो एनटीए है यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उनको कहा गया कि वो अपने जवाबात जो है वो 5 जुलाई तक जो है वो दायर करे, और 5 जुलाई को इसकी एक और समाअत होगी और उसके बाद ही जो है फैसला सुनाया जाएगा। ताहम जो क्लियरली सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि अगर 0.1% भी कोई खदशा इसमें होगा, किसी तरह की कोई धांधली होगी या कोई बेज़ाब्तगी हुई होगी, तो उसको जो है बाज़ाब्ता तौर पर स्ट्रिक्टली देखा जाएगा और जो भी इसमें मुलव्वस होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि ये एक बड़ा मुनज़्ज़म एग्जाम रहता है। काफी ज्यादा उम्मीदें स्टूडेंट्स की इस नीट एग्जाम पर रहती है। अगर इसमें इस तरीके से बेज़ाब्तगियां होती है तो कहीं ना कहीं जो मोरल है या जो कहीं ना कहीं जो जज्बा है नीट स्टूडेंट्स का या जो डॉक्टर बनना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं डाउन होगा, और ऐसा जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम नहीं चाहते कि इन स्टूडेंट्स का जो मॉरल है वो डाउन हो जाए। इसलिए अगर थोड़ा सा भी इसमें किस तरह की कोई बेज़ाब्तगी हुई है उसको बारीकी से देखा जाए, और फिलहाल मरकज और एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो ये टेस्ट कंडक्ट करवाती है उनको कहा गया है कि 5 तारीख तक आप अपने जो जवाब आते या जो आपके जो इसमें रद्दअमल होगा वो आप दायर कीजिए, और उसके बाद ही 5 तारीख को इसके हक में बाज़ाब्ता तौर पर जो फैसला भी सुनाया जाएगा, और उन बच्चों का जो कैरियर है या उन बच्चों का जो विश्वास है इस एग्जामिनेशन पे उसको कहीं ना कहीं कोशिश बरकरार रखने की। फिलहाल 5 जुलाई तक जो है वेट करना होगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि किस तरीके से क्या बेज़ाब्तगी उसमें हुई है या ऐसे ही इल्जाम स्टूडेंट की तरफ से लगाए गए थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल तफसीला देने के लिए। 5 जुलाई को इस केस के हवाले से फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा, पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाने से पहले कड़ा रुख अपनाया है और जो कंसर्न एजेंसी है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उनको कहा गया कि अगर 0% भी इसमें कहीं लापरवाही हुई है तो उस लापरवाही को जल्द से जल्द दूर किया जाए, क्योंकि एतमाद आपको बच्चों का वापस हासिल करना है। ये एक बड़ा इम्तिहान है और ये इम्तिहान जो है ये बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो जो है मुस्तकबिल बनाता है। इस तरह का एग्जाम अगर इसमें धांधलियां हुई, अगर इसमें लापरवाही हुई तो एतमाद जो है वो खत्म होगा, फिर कोई भरोसा नहीं करेगा आगे आने वाले इम्तिहानात पे। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाने से पहले कड़ा रुख अपनाया है नीट इम्तिहान में लापरवाहियों को लेकर। नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक के ग्राउंड रिपोर्ट में बस इतना ही। आप वॉइस टीवी उर्दू के साथ जुड़े रहे। वॉइस टीवी उर्दू पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।